क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा नमस्कार। मैं हूं स्मिता शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की फर्स्ट यूनिट के 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि हमारी प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल से क्या आशय है? आंसर है, मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य ने जंगलों को काटकर खेती की, अर्थात उसने पर्यावरण से संबंध बनाया और कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस तरह यह मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन होता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, मानव के प्रकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आंसर है कि मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होते हैं। कहने से तात्पर्य कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि हमारे सारे क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित व नियंत्रित होते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की प्रचंडता से डरता है और उसकी पूजा करता है। अगला पॉइंट है, मानव प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहता है। अगर सीमा से बाहर जाएगा तो उसे प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तीसरा है कि मानव अपनी आदिम अवस्था में अधिक और तकनीकी के सहारे कम रहता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव तकनीकी से कम संबंध रखता है, क्योंकि उसके लिए प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, पूज्य है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक राइटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन थे। ठीक है, राइटर्स के नाम तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति के मानवीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। संभववाद या मानवीकरण, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है। जैसे नगरीकरण किया, उसने जंगलों को काटकर कृषि की, नदियों पर बांध आदि बनाए। ठीक है, संभववादियों का ये मानना है। दूसरा हम देखते हैं कि मानव अपनी बौद्धिक और तकनीकी क्षमता का उपयोग कर अनंत संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है। जैसे कृषि से लेके अंतरिक्ष तक उसने विकास किया है। ठीक है, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे बहुत कम समय में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एरोप्लेन की सहायता से पहुंच सकता है। चलिए, तीसरा पॉइंट है, मानव अपने क्रियाकलापों से प्रकृति को प्रभावित करता है। प्रकृति का मानवीकरण होता है। संभववादियों का मानना है कि मानव अपने क्रियाकलापों से प्रकृति को प्रभावित करता है। जैसे वो रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। जहां कभी प्लेन जमीन हुआ करती थी, आज वहां बड़े बड़े बांध बने हैं। ठीक है, इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेडाल, डीला, ब्लास और लुसियन फेब्रे थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद क्या है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आंसर है, यह विचारधारा रुको और जाओ पर आधारित है। कहने का तात्पर्य है कि नवनिश्चयवादी जो हैं वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त करने पर बल देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह विचारधारा संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग है, यानी यह मानव और प्रकृति के बीच का मार्ग होती है। तीसरा पॉइंट है, यह पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्या का हल निकालने पर बल देती है। अगला है, यह विचारधारा यह मानती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था होती है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। चलिए, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मानव भूगोल की कल्याण परक, विचार परक, मानवतावादी अवधारणा। इस विचारधारा का उदय 1970 के दशक में हुआ था। कल्याण परक विचारधारा का मुख्य आधार कौन, कहाँ, क्या और कैसे है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई समस्या है तो कैसी है, कौन सी है, कहाँ की है और क्यों हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस विचारधारा में असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषय और झुग्गी बस्ती आदि का अध्ययन किया जाता है। असमानता, निर्धनता आदि की समस्या पर विचार कर उसका समाधान भी किया जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कोई 3 उपक्षेत्र बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आंसर देख लेते हैं। मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे उपक्षेत्र बताए हमने, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग, पर्यटन भूगोल, अवकाश, लेजर भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल आदि। ठीक है, तो आप इनमें से 2-3 तैयार कर लीजिएगा जो आपको इजी लगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख दीजिएगा। ठीक है,
जैसे सामाजिक कल्याण के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा है कि धर्म, समानता, असमानता, शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल में सैनिक छावनियों का अध्ययन किया जाता है तथा कृषि भूगोल में कृषि फसलों का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही उनकी भौगोलिक अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक होती है। मतलब मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो सभी विषयों से जुड़ी हुई है। चूँकि यह मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है, अतः इसका सामाजिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी विषयों से संबंध होता है। पृथ्वी पर मानवीय तत्वों को जानने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों से संबंध आवश्यक है। भूगोल आदि सभी विषय सामाजिक विज्ञान का ही भाग हैं, इसलिए पृथ्वी पर जितने भी मानवीय तथ्य हैं उनको जानने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव भूगोल से इस प्रकार संबंधित है। मानव भूगोल के अध्ययन का प्रारंभ चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए।